अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने पहली क्लास जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टार्ट की, लेक्चर वन जो था हमारा, हम ज़रा उसमें से कुछ बातों को रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम आज का काम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास हमारी थी सर, हमने कहा वी हैड टू डिस्कस अकाउंटिंग के दो ब्रांचेस होती हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब हम एक ऐसी अकाउंटिंग के साथ डील करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर सर आपके पास उसका एक बेसिक नाम है जो हम सब ले रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। और फिर उसमें हम सब ये कह रहे हैं कि सर बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए होती है। मैनेजर्स यूजुअली यूज़ करते हैं, ओनर्स यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मैनेजर्स यूज़ करते हैं, तो डिसाइड समथिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है। अब सर कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी मैनेजर को इनेबल करती है इस बात के लिए कि सर वो बिजनेस को मैनेज कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। डिसीजंस कहाँ से कहाँ तक वाले? सर वो हर वो डिसीजन जो परचेज से लिया जाएगा और प्रोडक्ट की सेल्स तक लिया जाएगा, ये सारे डिसीजंस जो हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखा था, ये था बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को हमने कॉमनली तीन तरह से, वरना एक और तरीके से भी डिसाइड किया था कि ये चेंज हो सकता है या उसमें डिफ्रेंसिएशन आ सकती है। कॉस्ट को हमने ये कहा सबसे पहले सर, कॉस्ट बाय क्या होती है? एलिमेंट। फिर हमने ये क्या कहा, कॉस्ट बाय क्या होती है? फंक्शन। आज हम इवेंचुअली डिस्कस करने जाएंगे कॉस्ट बाय क्या होनी चाहिए सर? कॉस्ट बाय नेचर। लेकिन मैंने ये कहा सर कॉस्ट बाय एलिमेंट जैसे ही हमने देखा तो वी हैड टू क्लासिफाई कॉस्ट इनटू थ्री एलिमेंट्स। नंबर वन, सब बोलिए, पहला क्या? फातिमा, पहला क्या? मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा एक्सपेंस। A material can further be divided into two, direct material and indirect material. सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसी चीज़ है समीर? ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिकली आपको ये बता रहा है कि वो चीज़ जो कि ट्रेस की जा सकती हो कंज्यूमर की प्रोडक्ट को देख के, या कंज्यूमर तक पहुंच जाती हो, या किसी भी प्रोडक्ट को देख के आप किसी भी तरह उसकी कॉस्ट को ट्रेस कर सकें, दैट इज नोन एज व्हाट? डायरेक्ट कॉस्ट। अ कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड, अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर तो सर इसका मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय ट्रेसेबिलिटी भी हो गया एक एंगल। बहुत सारे हो सकते हैं, हमने चार चार पे बात की, तीन मेजर है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मेजर है, बहुत मेजर है। लेकिन जब वो ट्रेसेबिलिटी की बात स्टार्ट होगी तो आज की क्लास जब हम एंड करेंगे वहां पे उसकी बात करके बात को फाइनल करेंगे। आज हम सर कॉस्ट को स्प्लिट करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट में। स्टार्ट में मटेरियल, मटेरियल का इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट, लेबर का इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस का डायरेक्ट और एक्सपेंसेस का इनडायरेक्ट। रेंट, इंश्योरेंस, अगर फैक्ट्री की प्रोडक्शन की रेंट या इंश्योरेंस की बात की जाए तो किसी भी प्रोडक्ट को देख के आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। सर अब आ जाते हैं सर आपकी आज की क्लास में, और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर। मेरे साथ साथ सर हेडिंग डालिएगा और सर मेरे साथ साथ सर इसका काम शुरू कीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अच्छा, अब यूजुअली ना जब भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं या जब भी हम ये कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर, तो हमें ना तो सिर्फ क्लासिफाई करना है, बल्कि मैं इसके आगे एक टर्म ऐड कर रहा हूँ। सिर्फ क्लासिफाई नहीं करना, बल्कि एक और काम भी करना है। एक चीज और स्टडी करके जाना है आज की क्लास से, और वो है सर एंड इट्स बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खाली खाली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात नहीं करनी, बल्कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और उसके बिहेवियर की बात भी करनी है। ये भी बहुत अहम चीज है। दो बातें की मैंने। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव पिछली क्लास की तरह सिर्फ क्लासिफिकेशन को पढ़ना नहीं है, बंद करो सुनो, खाली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके बिहेवियर को पढ़ना भी है। जब कॉस्ट बाय फातिमा, जब कॉस्ट बाय नेचर डील की जाती है तो उस नेचर की बिहेवियर को भी डील किया जाता है साथ साथ। पिछले तीन क्लासिफिकेशन में मैंने ये नहीं कहा आपसे, बल्कि मैंने आपको ये कहा कि अगर एलिमेंट की बात करें तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, बस। उसके बिहेवियर की बात कोई नहीं की कि कुछ होता है तो क्या होता है, कोई होता है काम तो क्या होता है। यहाँ ज़रा ये भी करेंगे। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले तो क्लासिफाई करो कॉस्ट की बाय नेचर को चार हिस्सों में मेजरली। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर फर्दर डिवाइड होता है सर किसमें? चार इंपॉर्टेंट एरियाज में। नंबर वन,
पहला अहम सबसे पहली कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट। नंबर 2, दूसरी कॉस्ट आपके पास क्या होती है सर? वेरिएबल कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट होती है सर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट, लिख लें, फिक्स कॉस्ट लिख लें। फिर आपके पास एक कॉस्ट होती है सर, उसका नाम मैंने यहाँ लिखा आगे, उसका नाम मैंने लिखा स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट। और सर इसके साथ साथ एक और कॉस्ट होती है सर आपके पास, जिसका नाम होता है सर सेमी या सेमाई वेरिएबल कॉस्ट। इनके अपने अपने कुछ बिहेवियर्स हैं और हमें उनके बिहेवियर्स को आज लिटरली बड़े अच्छे अंदाज से कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके आज यहाँ से फिर जाना है। सही है। शुरू के दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एग्जाम में इस कदर इंपॉर्टेंस से नहीं पूछा जाता, उसकी एक अलग बात है। सबसे पहले सर इन चारों में से सबसे पहले वाले को पढ़ना शुरू करते हैं। सर आज मेरे साथ साथ हेडिंग डालें। आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? सबसे पहले आप पढ़ेंगे आज फिक्स कॉस्ट को। देखो भाई, जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें हमेशा एक चीज सोचनी है। सुने, अब ये कॉस्ट पे मैंने यहाँ की बात की, लिख लिया बॉस? कॉस्ट का एक बहुत बड़ा ताल्लुक उसके आउटपुट से होता है। मैंने कॉस्ट लगाई तो मैंने कुछ प्रोडक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। इसका एक आपस में एक रिलेशनशिप है। यानी मैं अगर बिजनेस में कुछ पैसे लगाता हूं तो मैं हमेशा ये सोचूंगा व्हाट इज द आउटपुट दैट आई गेट। और ये बात समझ में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब आप इस कैंपस को सोचें जिस कैंपस में अभी आप बैठे हुए हैं। एक प्रेमिसेस है जिसका मैं भी रेंट देता हूँ ना यहाँ का रेंट, मेरी अपनी तो है नहीं। सर अगर मैं यहाँ का रेंट देता हूँ, जवाब दीजिए, जून में यहाँ एक बच्चा नहीं होता, एक भी एडमिशन नहीं होता, जून में क्यों होगा? मई में एग्जाम खत्म हो जाता है, हार्डली मई तक बच्चे रुकते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर की कहानी जुलाई से स्टार्ट होती है, एक महीना ऑफ है। जवाब दे, आई हैव नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हेयर इन टीसीआर, एक भी नहीं। जवाब दें, क्या फिर भी इस जगह का रेंट होता होगा? इसके बच्चों से डायरेक्टली क्या इसके रेंट का कोई ताल्लुक है? नहीं ना। तो इसका मतलब है रेंट तो सर आपको देना ही देना है, रेंट देना ही देना है ना। तो इसका मतलब है सर, आप जवाब दीजिए, क्या बच्चों का ताल्लुक आउटपुट के साथ है या बच्चों के ताल्लुक किसी पीरियड के साथ है? रेंट का ताल्लुक बोलूं मैं से, चले मैं इसको करेक्ट करता हूं। रेंट का कनेक्शन मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ है या मेरे मंथ्स या टाइम के साथ है? टाइम के साथ है। इसका मतलब है सर फिक्स कॉस्ट यूजुअली पीरियड कॉस्ट होती है। अगर वो वक्त गुजर जाता है तो आपको फिर वो भरनी पड़ती है। आ रही है मेरी बात समझ में? एक अंदाज ये है सोचने का। सबसे पहले तो सर मैं आपको ना फिक्स कॉस्ट की कोई डेफिनेशन लिखवाऊं। ये जो मैंने अभी आपसे बात की जैसे आपके दिमाग को चलाने के लिए कि देखो ये कॉस्ट होती है, इसको यूं समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ना कहानी को बहुत आगे रन करने से पहले पहले एक दफ़ा ज़रा मैं आपको फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ समझाता चलूं, फिर बात करते हैं। सर फिक्स कॉस्ट को दूसरे लोग पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद उसका स्केजुअल बनाते हैं। मैं समझता हूँ बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ में आता है जब आप उसका स्केजुअल पहले बना दें और बाद में फिर उसको समझाएं। आ रही है बात? स्केजुअल से बाद नंबर्स होंगे तो डेफिनेशन में कनेक्ट हो जाएगी बात। आ रही है बात समझ में? मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलूँ, अब मैंने रेंट की बात की है तो मैं यहाँ रेंट को ही रखता हूँ। सर मैं फर्ज करें आपसे कहता हूँ मैं किसी जगह का रेंट देता हूँ और मेरा रेंट होता है सर, फर्ज कीजिए $10,000 किसी भी जगह का। बहुत ज़्यादा है लेकिन $10,000 इज द रेंट ऑफ द प्लेस वेयर आई वर्क। आ रही है बात समझ में? सर मैंने ये कहा अगर उस जगह पर मैं कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ, सुनिएगा पहले, उसी जगह पर मैं सर मैं टोटल रेंट या उसकी टोटल कॉस्ट ये बेयर करूँ। अब ये टोटल कॉस्ट का मतलब भी टोटल रेंट ही अज्यूम कीजिए आप। अभी सिर्फ एक ही कॉस्ट है आपकी टोटल। सर मैंने कहा कि ये आ गई इसकी कॉस्ट। व्हाट इज टोटल? टोटल का मतलब रेंट का टोटल। और ये बात समझ में? फिर मैंने सर उसे स्प्लिट किया किसके अंदर? फिर मैंने उसे स्प्लिट किया पर यूनिट कॉस्ट में, या पर यूनिट पे या पर यूनिट्स में। पर यूनिट कॉस्ट भी पूरा लिखता हूँ ताकि आप भी बाद में कॉपी करें। सुने, लेक सी दिस कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको शुरू में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर मैं कोई भी यूनिट नहीं बनाऊंगा, एक भी बच्चा नहीं है स्कूल में, प्रोडक्शन एक भी दिन नहीं हो रही,
फैक्ट्री बंद है, किसी वजह से कोई काम नहीं हुआ, तब भी जवाब दीजिए। उस जगह का रेंट तब भी कितना होगा? 10,000। आ रही है बात समझ में? तो क्या पर यूनिट कॉस्ट उसकी जीरो हो जाएगी? सर ये पर यूनिट कहां से आया, देखिएगा गौर से। हम टोटल कॉस्ट और यूनिट्स को हमेशा आपस में क्या करते हैं सर? डिवाइड। क्यों? इनका रिलेशनशिप ऐसा है। आप ये देखते हैं, अगर मेरे पास 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं उनके ऊपर 1,000 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो एवरेज दोनों के ऊपर कितना खर्च हो रहा है? 500 500। हम यही बात करते हैं, तो डिवाइड होता है ना भैया? अगर इस कैंपस में, फर्ज कीजिए मैं इस कैंपस में कह रहा हूँ 20 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और हम इस कैंपस का रेंट 20,000 रुपए देते हैं, तो एवरेज हर बच्चे पे कितना रेंट आता है? 1,000। देखते जाइए, सुनते जाइए, मैं जो इस अकाउंटिंग का मैजिक है ना, वो स्टार्ट होने जा रहा है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ना, आप उनके कहने पे नहीं चलते, आप अपने जहन पे चलेंगे। आपने जो अपने इतराफ में देखा हुआ प्रैक्टिकल, वो देखेंगे आप। एक भी बच्चा ना हो, तब भी सर मेरी ये एक्सेप्शन है, पहले वाली लाइन जो है वो एक्सेप्शन है। एक भी बच्चा ना हो सर, डिवाइड करने के बाद 10,000 को 0 से डिवाइड करेंगे, आंसर 0 हो जाएगा। मैं अगर 10,000 को भाई 0 से डिवाइड करूं, तो जवाब दीजिए आंसर मेरा क्या आएगा? 0। कोई भी चीज 0 से कैलकुलेट होगी तो 0 ही हो जाएगी, इवेंचुअली इनफाइनाइट हो जाएगी, आप ये कह दोगे जो भी आप कहो। लेकिन पहली लाइन पे ना रूल अप्लाइड नहीं है डिवीजन का। क्यों सर? फिर से बोलता हूं, ये जो रूल है तो मैथमेटिकल है ना, प्रैक्टिकल रियल में थोड़ी है। इस कैंपस को मैंने लिया, मैंने इस कैंपस का रेंट पे करना है, बच्चा एक भी नहीं है, पे करना है या नहीं करना? तब भी पे करना है। 3 महीने खाली पड़ा रहे ये जगह, तब भी क्या होगा? रेंट पे करना है। जवाब दीजिए, तो पर यूनिट कॉस्ट उस वक्त भी क्या पड़ रही होगी मुझे? सर 10,000। ऐसा तो नहीं है बच्चा नहीं होगा तो मुझे, मेरा ओनर जो है, लैंडलॉर्ड जो है, वो मुझे माफ कर देगा, रेंट माफ नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? अब यहां से स्टार्ट लेते हैं। पहला वाला एक्सेप्शन है सर, ये 0 पे भी 10,000, ये एक्सेप्शन है। अब सर यहां से देखते हैं, अब नहीं एक्सेप्शन है, 1 यूनिट बनाया आपने। जवाब दीजिए, जब मैंने 1 यूनिट बनाया तो मेरी टोटल कॉस्ट मुझे कितनी पड़ गई सर? 10,000। अगर टोटल कॉस्ट मुझे 10,000 पड़ गई, तो जवाब दीजिए अभी भी पर यूनिट मुझे कितना पड़ेगा सर? 10,000। ये कैसे सर? डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बोले 10,000। सर 1 के बजाय 2 के बजाय, 1 के बजाय 2 के बजाय 2 3 4 करने के बजाय डायरेक्ट 10 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, 10 यूनिट पे बात करते हैं। जवाब दीजिए, अब भी मुझे इस जगह का रेंट कितना पे करना पड़ेगा? 10,000। लेकिन जब मैं 10,000 को 10 से डिवाइड करूंगा, तो जवाब दीजिए आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 1,000। तो एक यूनिट पे अब रेंट मेरा कितना अप्लाई कर रहा है? 1,000। इसका मतलब है सर, मैं जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, एग्जाम्पल को चेक करते हैं, जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, टोटल में रेंट मेरा कितना रहेगा? 10,000। लेकिन वो पर यूनिट में कितना हो जाएगा सर मेरा? 100। फिर मैंने यूनिट्स बढ़ाए, जैसे ही मैंने आउटपुट बढ़ाया सर, मैंने देखा जैसे ही मैंने आउटपुट बढ़ाया, मेरा टोटल दोबारा से कितना हो गया समीर? दोबारा से वो 10,000 ही रहा, मगर जब वो मेरे पर यूनिट पे आया, तो सर अब वो कितना हो गया? 10। और आगे बढ़ते हैं सर जरा। मैंने कहा सर 1,000 के बजाय 10,000 यूनिट्स बनाओ, तो इसका मतलब है सर 10,000 यूनिट्स बनाओ, तो टोटल एवरेज क्या आएगा आपके पास? टोटल क्या आएगा आपके पास? 10,000। उसका एवरेज कितना आएगा? उसका एवरेज आएगा 1 $1 हो गया अभी है सर। अब इसके बाद एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, 10,000 के बाद 1 लाख पे जाते हैं। जवाब दीजिए, 1 लाख पे जाते हैं तो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आएगी सर आपके पास? 10,000। 10,000 को 1 लाख से डिवाइड कीजिए सर, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.1। अब जवाब दीजिए, क्या आपको एक चीज नजर आ रही है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपको ये चीज नजर आ रही है? फॉर्मूला भी लिख दूं? यहाँ देखें, फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ टॉप पे। मैंने लिखा सर, फॉर्मूला इसका होता है सर, टोटल कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। आप इस पे चलते हैं पर यूनिट निकालने के लिए, राइट? मेरी बात का जवाब दीजिए, गौर से देखिए। पहले तो यार छापना नहीं है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में छापने वाला काम तो 2 मिनट का है। सर सबसे पहली बात तो मेरी ये बताइए सर, क्या मैं 1 यूनिट बनाऊं, 1 लाख यूनिट बनाऊं, रेंट कितना है? सेम 10,000। किस में? टोटल में, पर यूनिट में? टोटल में। अब बहुत से लोग बिजनेस ओ लेवल्स पढ़ के आए हुए, पढ़ी भी है ना, बिजनेस ओ लेवल्स में पढ़ते हैं फिक्स कॉस्ट नेवर चेंज। फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, सामने देखो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रही है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कब चेंज हो रही है? जैसे जैसे आउटपुट लेवल आपका क्या होता जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही है? डिक्रीज। वो वाला फलसफा तो अब वो ऑब्सोलीट हो गया कि फिक्स कॉस्ट फिक्स में, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है। हाँ अब बोले, फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है टोटल में। फिक्स कॉस्ट किस में फिक्स होती है? टोटल में, पर यूनिट में नहीं होती। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी? कम। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा। दोबारा बोलो, आउटपुट बढ़ाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? कम। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है, वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? कम। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होती जाती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है।
यही आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल में लेके आता है। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे कॉस्ट उतनी कम पड़ेगी, उतना ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। मेरी बात समझ में आई सर? लेकिन एक सवाल का जवाब यहीं शुरू में ना यार, मैंने आपको कोई बच्चों वाले सवाल तो कराने नहीं है, ए लेवल्स के पास से क्वेश्चंस कराने। मुझे जवाब दीजिए, क्या इस कैंपस में 500, 600, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 2 लाख बच्चे जितने चाहूं भर दूं? क्या इस कैंपस की कैपेसिटी है? तो इसका मतलब है ये जो टोटल कॉस्ट है ना, ये एक सर्टेन कैपेसिटी की है ना। उस कैपेसिटी के बाद मुझे कैंपस बदलना पड़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, मुझे किसी नई जगह जाना पड़ जाएगा, कोई नई जगह रेंट, उसकी बात बाद में। वो अजम्पशन यहाँ क्यों नहीं है? उसकी अजम्पशन की यहाँ जरूरत नहीं है। ये फिक्स कॉस्ट के बिहेवियर की बात है। अब मुझे जवाब दीजिए, हाउ मेनी बिहेवियर्स ऑफ फिक्स कॉस्ट आर देयर? 1 या 2? 2। एक बिहेवियर किसमें? टोटल में। और एक बिहेवियर किसमें? पर यूनिट में। When the production increases, fixed cost in total remains constant. However, fixed cost per unit decreases. ये है डेफिनेशन। आ रही है बात समझ में? अब जब आप ए लेवल्स में आ रहे हो तो आप ए लेवल्स वाली बातें करो। तो ए लेवल्स वाली बात कॉपी किया है किसी ने? कॉपी करें पहले इसको, पहले सब लोग इसको कॉपी कर लें। सब लोग इसको जरा जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। कुछ लोग ऑनलाइन है, काइंडली बस मुझे कंफर्म कीजिए आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल सही से आ रही है। गिव मी अ थम्स अप। आई हैड एन इशू इन इंटरनेट, दैट्स व्हाई क्लास थोड़ी सी डिले स्टार्ट हुई है। सही है जी। अभी मैं आपको आहिस्ता 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 करके ये कहानी सुनाऊंगा सारी। सही है? स्लो स्लो सुने, ये बात आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। कोई सवाल? इस पूरी क्लास को मैं बोल रहा हूँ, जो लोग मेहनत से भी ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, फिक्स कॉस्ट से पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं, नहीं हुज़ैफा नहीं, यहीं से स्टार्ट हुआ है सब। हेडिंग डलिए कॉस्ट क्लासिफिकेशन हुज़ैफा बाय नेचर, और यहाँ से हमने काम स्टार्ट किया बेटा। डन, सबने कॉपी कर लिया। एग्जामिनर को बड़ा दिल करता है फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन, वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन पूछने का, लिखवाने का, बहुत दिल करता है उसको। एमसीक्यूज में तो उसका बहुत दिल करता है, वो इनके बारे में बहुत कुछ पूछे। लिख लिया? डन नवीरा। हो सकता है हम कॉस्ट बिहेवियर भी पूरा ना पढ़ पाए आज, क्योंकि इसके अंदर डेप्थ है, आपको बात को समझना है किस तरफ आपका कॉस्ट जाएगी। डन। और मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ाने के लिए तो इसको बहुत बहुत ही डेप्थ में बतानी है आपको बात। सर सुने, फिर भी गो, फिक्स कॉस्ट अभी सिर्फ स्केजुअल की फॉर्म में बन के आई है सामने। इट इज जस्ट ए स्केजुअल। आ रही है बात समझ? रिपीट करो, क्या फिक्स कॉस्ट आउटपुट लेवल के साथ बढ़ती है? जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ता है फिक्स कॉस्ट बढ़ती है। सर आधी बात कर रहे हैं आप, पूरी बात तो बोलें। क्या सर फिक्स कॉस्ट इन टोटल क्या आउटपुट लेवल के साथ बढ़ती है, कम होती है? नहीं, ये है बुरी बात। क्या पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आउटपुट लेवल के बढ़ने से बढ़ जाती है, कम हो जाती है? कम हो जाती है। डिफाइन करें। कभी भी पर यूनिट कॉस्ट, किसी भी चीज की पर यूनिट कॉस्ट आप निकालें, जीरो होगी। कॉस्ट तो शायद टोटल की बात करो तो कुछ और हो जाए, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा रहेगी ना, तो पर यूनिट में कभी जीरो होगी? तो पहली वाली लाइन देखो, तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं आगे जाके स्टेप कॉस्ट में बोलता, लेकिन अनीक ने एक सवाल किया, उसका जवाब अब जरूरी है जो पूछ ले। जीरो पे देखिए, जीरो यूनिट पे भी आपको नजर आ रहा है पर यूनिट कॉस्ट है, तो इसका मतलब है जीरो यूनिट पे भी जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। बात ही खत्म हो गई। आ रही है बात समझ में? सर अब यहां से आते हैं सर, अब इसकी एक डेफिनेशन लिखें सर। लिखें सर, फिक्स कॉस्ट इज वन, या फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज कब नहीं चेंज होती? टोटल में या पर यूनिट में? टोटल में। फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज, या डू नॉट चेंज लिख दो यार। फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज इन टोटल, इन टोटल with the change with the change in output। आप यूं भी लिख सकते थे, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन।
दैट इज आवर assumption। और ये बात समझ में, अब लिखिए बट, हाँ कंटिन्यू, बट फिक्स कॉस्ट per unit decreases with, क्या करेंगे, with an increase in unit, हाँ, with an increase in production and fixed cost per unit increases with a decrease in production, right? तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट के बिहेवियर में और फिक्स कॉस्ट के टोटल के बिहेवियर में सर फर्क होता है। बिल्कुल सही रमीशा, डन। अब मैं आपको अगर एक छोटी सी की बना के ये बात समझाऊं और फिर इस स्केजुअल को हम ग्राफ पे ड्रॉ करें। सर ग्राफ अब आपके कोर्स में ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, गुड न्यूज, निकाल दिया आपके, और मैं हैरान हूं यहां से निकाल के बिजनेस में इंसर्ट कर दिया, हालांकि वो यहाँ का टॉपिक था। ड्रॉ यही होना चाहिए। पास पेपर में आपको जितने भी ब्रेक इवन के, फिक्स कॉस्ट के ग्राफ खुद से ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आएंगे, वो अब आपको ड्रॉ नहीं करने होंगे। यानी आपके कोर्स से ग्राफ की ड्रॉइंग हटा दी उन्होंने, हैरत है वैसे, लेकिन ये कि हटा दी उन्होंने और बिजनेस में इंसर्ट कर दी। लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राफ आपके कोर्स में है। ग्राफ देख के आपको ये बताना जरूर पड़ेगा या किसका ग्राफ, तो एमसीक्यूज में वो ग्राफ बना के पूछ लेगा आपसे, खुद ही बना देगा, आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो। उससे पहले लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिएगा सर, जरा गौर से देखिए और इसको समझे। सर मैं कहता हूं अगर आपका, मैं यहां लिखता हूं, सर मैं कहता हूं अगर आपका आउटपुट बढ़ जाए, आउटपुट आपका बढ़ जाए, तो जवाब दीजिए आपकी फिक्स कॉस्ट पे। और सर सवाल सबसे पहले, जैसे ही कोई अब ये सवाल करे, आप अब कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, आप पूछेंगे कौन सी फिक्स कॉस्ट भाई, आप बोलेंगे टोटल। जवाब दीजिए आउटपुट बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट टोटल क्या होगी सर, रिमेन्स व्हाट, फिर से बोलो, रिमेन्स व्हाट, रिमेन्स कांस्टेंट। मैं ऐसे ही ये बात फजूल में बार बार 3-3 4-4 दफा नहीं लिख रहा हूं, इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर कोर्स, ये बहुत जरूरी बात है। अब सुनो, यही सेम बात लेकिन अगर मैं किसके लिए कर दूं, यही सेम बात सर मैं कर दूं फिक्स कॉस्ट की, किसके लिए, पीयू, किसके लिए बोलेंगे, पर यूनिट। तो जैसे ही सर आउटपुट लेवल आपका बढ़ेगा, वैसे ही आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी, कम। ये की बनाइए अपने पास। फिर सर अगर आपका आउटपुट लेवल, अगर आपकी प्रोडक्शन का आउटपुट लेवल कम हो जाएगा, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है सर, वो फिक्स कॉस्ट आपकी जो पर यूनिट में मौजूद है सर, उसे आप क्या कर देंगे सर, इंक्रीज, है ना। मैं इन तीन बातों को आपके सामने ग्राफ की शक्ल में, यानी ग्राफ से रिलेटेड भी आपको ये बातें समझाने की कोशिश करता हूं। और यार मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो भी बिजनेस वाला स्टूडेंट है, तो मेरी बातें गौर से सुने, उनको तो बनाना है ये, वो तो बहुत ही गौर से सुनो मैं क्या बात करने जा रहा हूं। वो डबल मैंने वो ये डाला है, आउटपुट की बात है। हाँ नहीं नहीं, ये मैंने यूं करा ना, आउटपुट सेम के लिए करते हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं, इंक्रीज। आ रही है बात समझ में। अच्छा आप सुने, पहले ये लिख लें, और फिर इसका मतलब है सर दो बिहेवियर्स नजर आ रहे हैं आपको, पर यूनिट पे अलग और टोटल में अलग। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, उस बात को समझिएगा। अगर आपको वो बात मेरी समझ में आ गई, बस आप समझ लें आज की क्लास जो है ना, वो आपकी आज की क्लास कामयाब हो गई। पहले तो मैं आपको, आप लोग सब लोग लिख लो, पेन ड्रॉप करो, मेरी बात सुनो। सर मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, जो कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शुरू में ही बोल रहा हूं भाई, ये ग्राफ आपको बनाना नहीं है। और अब मैं अंदाजों से क्यों बना रहा हूं, पहले ना मैं बहुत स्पेसिफिक बनाता था, आईपैड ने तो और आसान कर दिया था, स्केलिंग भी बहुत आसान है इसमें। मैं कोई स्केल नहीं यूज कर रहा, क्योंकि मुझे अब आपको बनवाना ही नहीं और आपने बनाना ही नहीं एग्जाम में। बात समझ आ रही है। लेकिन जिस शक्ल का वो ग्राफ होता है, जो उसका स्पेसिमेन होता है, वो दे रहा हूं आपको। सुने, मैं आप ही के अभी जो आपको मैंने ऊपर ये स्केजुअल बनवाया है, इसी स्केजुअल से रिलेटेड मैं कोई बात करने जा रहा हूं। पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं किसका, सुने,
मैंने यहाँ रखा, अभी मत बनाइए कोई भी, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। सर मैंने कहा एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं और मैं आपसे ये कहता हूं अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं और मैं आपको कहता हूं दो तरह के बिहेवियर्स हैं फिक्स कॉस्ट के, तो एक बिहेवियर पे पहले बात करते हैं। एक बिहेवियर कौन सा है सर फिक्स कॉस्ट का, किसमें? फिक्स कॉस्ट का सबसे शुरू में कौन से बिहेवियर पे बात करते हैं? टोटल पे, राइट। यहां देखो, अब मेरी बात सुनो, सुनो पहले सुनो, जल्दी मत करो, पहले सुनो। सर हमेशा क्वांटिटी या आउटपुट आपका किस पर होता है सर? बेस पर, है ना। आउटपुट यहां होता है, क्वांटिटी यहां होती है ना बेस पर, और बेस को आप बोलते क्या हो? बेस को आप क्या बोलते हो सर? दोबारा बोलो, एक्स एक्सेस। बनाना नहीं है तो पता तो होना कि एक्स है। सर यहां लिखा मैंने आगे, ये कौन सा एक्सेस है सर मेरे लिए? वाई एक्सेस, राइट। सर कोई भी आउटपुट हो, देखिएगा गौर से देखिएगा, 0 हो, 1 हो। अब मुझे इतने स्पेसिफिक तरीके से काम ही नहीं करना, तो मैं भी परेशान नहीं होता, मैं भी बस नंबर्स लिख रहा हूं। मेरी बात समझ आई? मैंने लिखा सर 10 हो, या चाहे आउटपुट 100 हो, या चाहे आउटपुट खिजर कितना हो 1000 हो, या चाहे फातिमा आउटपुट कितना हो 10,000 हो, या चाहे आउटपुट लेवल कितना हो जाए 1 लाख हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना। अज्यूम कर लेते हैं इस पे आपकी जो रेंट है, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, अज्यूम कर लेते हैं वो सर यहाँ है, फर्ज करें। और उसकी वैल्यू कितनी है सर? आप कितना रेंट पे कर रहे हैं? आप रेंट पे कर रहे हैं, फर्ज करें 10,000। अगर स्पेसिफिक करके बात करता तो मैं आपसे कहता स्मॉल बॉक्स इतने के बराबर और लार्ज बॉक्स इतने के बराबर बनाए ना अपने ग्राफ, मुझे जरूरत ही नहीं उसकी, मुझे आपको सिर्फ उसकी शक्ल को आइडेंटिफाई कराना है, इसको याद रखो। और ये बात समझ में, मैंने ये कहा सर कि मेरा रेंट है, जवाब दें क्या टोटल में? अपने स्केजुअल को गौर से देखिएगा, मैं आपको यहां दिखाता हूं। क्या यहां देखिए सर, क्या आपके पास टोटल में, पूरे क्वेश्चन में कभी टोटल में कोई चेंज आया? नहीं। तो इसका मतलब अगली कोई चीज आएगी नहीं, आएगी नहीं, तो इसका मतलब अब जवाब दूं सर? इंपॉर्टेंट बात यह जो अब मैं लिखने जा रहा हूं सर, यहां देखिएगा, अगर मैं 1 क्वांटिटी भी प्रोड्यूस करूं, यहीं रहेगा डॉट। 2 प्रोड्यूस करूं तो भी यहीं रहेगा डॉट। सर मैं 10 प्रोड्यूस करूं, 100 प्रोड्यूस करूं, 10,000 प्रोड्यूस करूं, 1 लाख प्रोड्यूस करूं, यही रहेगा ना आंसर। हमेशा 10,000 पे करना है टोटल में, जवाब दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ, कि लाइन बिल्कुल सीधी 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 स्ट्रेट चली जाएगी, चली गई ना सर? जवाब दीजिए। तो इसका मतलब है कभी भी ग्राफ आपको कोई मिले, उसमें आपको स्ट्रेट लाइन मिले, कैसी स्ट्रेट लाइन? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बोला मैंने सर? पैरेलल टू एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी। समीर मैथ्स में भी यही होता है। जो लाइन सर मैंने यहां लिखा, जो लाइन बेटा पैरेलल टू क्या होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। जवाब दीजिए, उस लाइन को आप क्या बोलते हैं? वो कौन सी लाइन होती है? फिक्स कॉस्ट। सर ये कौन सी लाइन बन गई सर मेरे लिए? फिक्स कॉस्ट की लाइन। तो आपने ग्राफ को देखना है, ग्राफ को देख के आपने, अगर क्वेश्चन आपसे सवाल पूछे क्या ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, हाँ ये, लेकिन फिक्स कॉस्ट का किसका ग्राफ है? पर यूनिट का या टोटल का? टोटल का। टोटल की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ, नो रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट एंड फिक्स कॉस्ट। इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। किसका? आउटपुट और फिक्स कॉस्ट का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब कोई रिलेशनशिप कॉस्ट और क्वांटिटी का नहीं होता तो लाइन हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर जाती है। आ रही बात समझ में? तो सर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर मैं इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप की, सर ये मैं क्यों लिख रहा हूं इतना? आपकी आसानी के लिए, आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यूज में समझ में आएगा, सब बातें लिखी हुई भी हैं। तो सर मैंने कहा सर आपस में इनका रिलेशनशिप है कोई, तो आप बोलेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप, राइट। कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि सर ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, स्ट्रेट लाइन है। फिर से जवाब दीजिए, स्ट्रेट लाइन है ना? कैसी स्ट्रेट लाइन है? वाई एक्सेस पैरेलल है या एक्स एक्सेस पैरेलल है? एक्स एक्सेस। देयर इज नो लाइक, इसको कहना चाहिए देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन। आ गई बात समझ में? सर कॉपी कर लीजिए। डॉलर्स आएंगे ना तो रेंट लिखेंगे, क्या लिख दूं? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सब कुछ वाई एक्सेस पे। अब ज़्यादा मैथ्स में चला गया तो तुम्हें मेरी फर्दर याद आने लग जाएगी। y2 - 1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, राइज ओवर रन का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ। पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर। ओके लिख लो। नहीं फिर हम जरा स्पेसिफिक करते,
और हाँ, उसके लिए फिर मैं आपकी क्लास लेता और अभी नहीं लेता, अभी तो ऐसे ही बना के देता। फिर मैं ग्राफ बांटता, फिर मैं बोलता क्वांटिटी को इससे डिवाइड करो, वैल्यू को इससे डिवाइड करो, आएगा ही नहीं बनाने के लिए। आ रही है बात समझ में? अब ये ग्राफिंग आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं है, तो जब नहीं वर्ड बुक में इसलिए पुराने क्वेश्चन थे ना यार, तो उसमें ग्राफिंग है। ग्राफिंग आपको अब नहीं करनी, 2 साल से नहीं आया, 2023 से ग्राफ आउट कर दिया। और मैं ज़रा हैरान हूँ, शायद इसलिए कर दिया क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा हो रहा था, वरना अदरवाइज ये तो पार्ट ही यहीं का है। एंड ग्राफ्स आर द बेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी शक्ल देख के आपको समझ में आ जाती है। डन है। अब एक और ग्राफ देखिए, आपने इसको बहुत अच्छा नहीं बनाना, बस साफ सुथरा बनाओ, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें मत बनाना, बस अच्छा सा बनाओ। क्या चीज़ कहाँ मार्क करनी है उनको मार्क करो, एक लाइन स्ट्रेट गुजार दो। दिस इज नोन एज फिक्स कॉस्ट इन टोटल। जरा थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए बिकॉज वी हैव लाइक 25 मिनट्स लेफ्ट। हमने वेरिएबल तक तो आज काम पूरा करना है, स्टेप और सेमी वेरिएबल को तो चलें बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। डन डन। आई होप सो ऑनलाइन वालों ने भी सबने कंप्लीट कर लिया, काफ़ी सारे हैं ऑनलाइन कंप्लीट हो गया होगा। अब सर सुने, यहाँ देखें सर, अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, अब हम जा रहे हैं सर वेरिएबल कॉस्ट का क्या निकालने के लिए, सॉरी फिक्स कॉस्ट का क्या निकालने के लिए पर यूनिट, मगर किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। सुनिए ज़रा यहाँ देखिएगा, मैं एक और ग्राफ बनाऊँ, अब ज़रा सुनिएगा फिर ड्रॉ कीजिएगा, ऐसे ही मैं आपको टाइम दूंगा, कोई जल्दी नहीं है, बस जब कॉपी करने को बोलूँ तब ज़रा थोड़ा सा क्विक काम कीजिएगा। मैंने लिखा सर एक्स एक्सेस, गौर से देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा सर आके, मैंने यहाँ लिखा आके सर वाई एक्सेस। लिसन दिस पहले देखना। अब मैं सर बनाने क्या जा रहा हूँ, अब मैं बनाने जा रहा हूँ सर फिक्स कॉस्ट। अब लेकिन मैं फिक्स कॉस्ट को किस पे, मैं सर फिक्स कॉस्ट को उसके आउटपुट लेवल के लिहाज से किस में मूव कराने के लिए लेके जा रहा हूँ सर, मैं बनाने जा रहा हूँ पर यूनिट का ग्राफ। आ रही है बात समझ में? बल्कि पीयू ना लिखूं तो बेहतर है, अब यहाँ पे पूरा ही लिख दूं ताकि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको रिकॉल हो जाएगी। आ गई बात समझ में? अब मैं बात करने जा रहा हूँ अभी किसके ऊपर, अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा पर यूनिट के ऊपर। फुल सुनो गौर से सर, जवाब दीजिए। पर यूनिट का मतलब है सर मैं हमेशा अपनी आउटपुट लेवल को, अपनी आउटपुट को सर मैं यहीं रखूंगा, है ना। अभी जो आपने, क्योंकि बिल्कुल मुझे बिल्कुल ही स्पेसिफिक बनाना नहीं है हुसैन, तो मैं यहाँ करता हूँ कि सर मैं ये लिखता हूँ यहाँ 1, यहाँ क्या लिखता हूँ 10, यहाँ क्या लिखूंगा 100। हालांकि ये गलत कर रहा हूँ मैं, पता है ना आपको, ये एक बॉक्स में सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए, 10 के पैकेट बनने चाहिए। लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूँ आपको कि सर आपको जैसे इकोनॉमिक्स में आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ग्राफिंग नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए। सर मैंने यहाँ लिखा कि ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 10, ये आ गया आपके पास 100, हमें तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए उसका। ये क्या आ गया आपके पास 1000, ये क्या आ गया आपके पास सर यहाँ पे बोलिए 10,000, और यहाँ पे इवेंचुअली आपके पास क्या आ गया सर 1,00,000। मैंने यहाँ लिखा आगे सर आपके पास यहाँ पे आ गया 1,00,000, अगला वाला इवेंचुअली जो भी आना होगा वो हो गया। आ गई बात समझ में? एक बात मुझे बताइएगा जरा, मैं बिल्कुल भी नहीं ये देख रहा कि मैं बॉक्सेस को ना बिल्कुल स्पेसिफिक बना रहा हूँ, नहीं चाह रहा मैं ये। सर जवाब दीजिए, पहला पॉइंटर यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगाया, जवाब दीजिए। जहां मैं ये रेड डॉट लगा रहा हूँ वो कौन सा एक्सेस है, वाई है एक्स, वाई एक्स है, वाई है सर, वाई है ना सर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं आके, डॉलर। सर जवाब दीजिए, यहाँ डॉलर क्या लिखूंगा मैं आके, क्या, रेंट। याद कीजिए सर। अब जाइए पीछे सर, अपना ये वाला टेबल देखिए, वापस आइए और टेबल देखिए। जवाब दीजिए, जब आपका एक यूनिट बनाए, मैं यहाँ लिखता हूँ सर आपको, जब आपका एक यूनिट बनाए तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 10,000। और जब आपके 10 यूनिट बने तो आपकी कॉस्ट कितनी है। तो जैसे जैसे यूनिट बनते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम। अब देखें कॉस्ट को पहले देख लें, कॉस्ट को देख लें, 0.1 लोएस्ट और कॉस्ट हाईएस्ट कहाँ जा रही है सर, 10,000 पे। अब यहाँ देखें, क्योंकि बनाते वक्त आप थोड़ा तो ख्याल करेंगे ना, ये थोड़ा ख्याल करने के लिए भी मुझे इतना ख्याल करना पड़ा कि मुझे देखना पड़ा। क्यों सर, देखिए देखिए देखिए, मैंने लिखा सर पहला क्या आएगा 0.1, फिर क्या आएगा सर 1, फिर क्या आएगा आपके पास 10, फिर क्या आएगा आपके पास 100, फिर क्या आएगा आपके पास 1000, फिर आपके पास क्या आएगा सर 10,000, और फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा आपके पास, सबसे लास्ट में आपके पास आएगा सर इसके अंदर 100,000। इतना भी ख्याल मुझे तो करना पड़ गया ना। अब इस ख्याल के लिए सुनो, अब गौर से देखना ग्राफ को, गौर से देखना। जब मैं एक यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, मैं कह रहा हूं जब मैं एक यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो मेरी कॉस्ट सबसे हाईएस्ट होगी, है ना। पर यूनिट कॉस्ट मैं क्या करूंगा, 1 से डिवाइड करूंगा टोटल को। तो सर मैं जैसे ही पहला यूनिट बनाऊंगा तो जवाब दीजिए मेरा पहला यूनिट मुझे सबसे महंगा पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि उसकी कॉस्ट का मार्क यहां पे लगेगा। और ये बात समझ में, जैसे ही मैं, कहां पे लगेगा सर, हमेशा 10,000 पे।
रेंट कितना है सर मेरा? 1 लाख तक गया है मेरा रेंट क्या? तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे सर? कुछ भी नहीं। अब जवाब दें, अब जरा स्टार्ट लें। पहला वाले पे क्या होगा? वन वन यूनिट पे कितना है सर मेरे पास? सही बोल रहे हो ना? बोलो ना, सही तो बोल रहे हो। क्या होगा? 10,000। अगला बताएं क्या होगा? अगला क्या होगा सर? यहाँ पे आपका क्या पॉइंट यहाँ पे मार्क होगा, ऐसे ही ना? फिर अगले पे बताइए पॉइंट कहाँ मार्क होगा सर? यहाँ पर। उसके बाद अगला पॉइंट आपका कहाँ मार्क होगा सर? यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका कहाँ मार्क होगा सर? वो मार्क होगा यहाँ पर। तो सर ये जो पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो सारे मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, देख रहे हैं अगले अगले स्टेप पे क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं या ड्रॉप होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं? मैजिक देखें सर, ये मैजिक है सर। इसका मतलब है कर्व जो आपका ड्रॉ हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है? किस तरह हो रहा है फातिमा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। मजे की बात बताऊं, ये कोई आसमान से उतरी हुई बात नहीं हो रही है, सीधी सीधी बात है। ये डाउनवर्ड पता है क्यों है? क्योंकि जब आप पर यूनिट निकालेंगे तो उस पर फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला बताएं क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो जवाब दीजिए, आपस में रिलेशनशिप किसका है? मल्टीप्लाई का या डिवाइड का? बेटा जब डिवाइड का है तो उसका मतलब है जितना ज्यादा डिवाइड होता जाएगा कॉस्ट उतनी क्या होती जाएगी? कम। तो बेटा इसीलिए डाउनवर्ड है। और ये बात समझ में सर, क्या कॉस्ट कभी नेगेटिव होगी? नहीं। जितना आउटपुट बढ़ाते जाओगे जीरो से नीचे 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 जाती जाएगी। मगर सुनो यहां देखो, यहां तक तो जाएगी वो, गौर से देखो, यहां तक तो जाएगी वो, मगर फिर वो यहां से फिर वो घूमना शुरू करेगी। यार ये बात समझ, वो नियर टू नियर होती जाएगी मगर वो यहां चलती जाएगी। जो लोग इकोनॉमिक्स वाले हो मेरी बात समझ रहे हैं, फिक्स कॉस्ट एक वक्त यहां तक आती है, उसके बाद घूम के फिर वापस ऊपर चली जाती है। सुना है ना एवरेज फिक्स कॉस्ट? जो इकोनॉमिक्स वाले वो समझ रहे हो, मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा भाई। सर यहां तक आ गई बात, आ रही है बात समझ में? ये जो मेरा लेवल है, ये जो मैंने काम किया, जवाब दीजिए। अब बताइए क्या ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या डाउनवर्ड है? तो इसका मतलब है सर, एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की जो लाइन ग्राफ पे प्लॉट होती है वो कैसे होती है? वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है या डाउनवर्ड स्लोप में होती है? बोलिए किस में होती है? कौन सी वाली? फिक्स कॉस्ट टोटल की या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की। सर क्यों होती है? कोई जवाब देगा तो आप ये बोलेंगे उसका इनवर्स रिलेशनशिप है। लिख लें सर, इनवर्स ऐसे लिखते हैं या डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं? ये डायरेक्ट है, इनवर्स है? इनवर्स ये होता है, भूल गए मैथ्स। इनवर्स रिलेशनशिप है, ये डाउनवर्ड स्लोप है। अभी तक सर हमने आधे घंटे में फिक्स कॉस्ट एक्सप्लेन किए। फिर से बताइए सर, फिक्स कॉस्ट के कितने ग्राफ होते हैं? एक या दो? दो। फिक्स कॉस्ट टोटल का अलग बनता है और फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट का अलग बनता है। पर यूनिट वाला किस तरह का होता है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। और टोटल का कैसा होता है? कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारी अजम्पशन है कि इट विल रिमेन फिक्स। अब जो आखिरी बात मैं कह रहा हूँ वो मैं तुम्हें सोच समझ के अब एक बात बताता हूँ। और दुनिया में एक बात बताओ, जितने भी तुम लोग पढ़ने वाले हो उनमें से कोई मुझे बात बताए, सर फिक्स कॉस्ट क्या ताहयात फिक्स होती है? क्या रेंट मेरा सारी जिंदगी एक ही रहेगा? क्या फातिमा मेरा रेंट हमेशा एक ही रहेगा? नहीं। क्या चेंज होगा? कब चेंज होगा? साल के बाद चेंज हो जाएगा। ये साल की अजम्पशन है। हुसैन तुम्हारी बात का जवाब दिया हमने, ये साल की अजम्पशन है। साल के बाद फिक्स कॉस्ट ने ऑटोमेटिक भी बदल जाना। नहीं सर, कुछ लोग तो 5-5 साल तक सेम रेंट देते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा, एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट में चेंज आ जाएगा। हमारी अजम्पशन ये है कि हम फिक्स कॉस्ट को फिक्स समझते हैं इन टोटल, और पर यूनिट में समझते हैं आउटपुट बढ़ता जाएगा और फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम। दिस इज दी अजम्पशन। ये बेस अगर खत्म कर दें, ये लिमिटेशन है इसकी। मैं पहली क्लास में आखिरी क्लास की बात कर रहा हूं, बल्कि आपको 30 मार्क के क्वेश्चन में क्वेश्चन मिलेगा, कहेगा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो लिमिटेशन ये है कि फिक्स कॉस्ट इन टोटल विल रिमेन फिक्स। हम ये मानते हैं, ऐसा होता नहीं है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में क्या होती है? डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स। ये डाउनवर्ड स्लोप में बनती है। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी? कम। अब आते हैं सर, जरा थोड़ा मैजिक देखिए साथ साथ, जरा जल्दी जल्दी काम कीजिए।
इनवर्स डायरेक्ट साइन कहते हैं बेटा, साइंस में इसको कहते हैं डायरेक्टली रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। डन। अब सर आए नेक्स्ट पॉइंट, कर लिया इसको कॉपी नवीरा। सही है उमर, लाइक ऐसे भी यूं करके नीचे से ग्राफ को घुमा लो ताकि पता लगे कि लाइन पे कभी भी नहीं टच होता, नेगेटिव कभी नहीं होगी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। डन। चले आगे बढ़े। अब सुने सर, कर लिया भाई खजर कॉपी, सुने अब देखें। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, फिक्स कॉस्ट बगैर वेरिएबल कॉस्ट के पढ़ा तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा। असल बात ये है कि दोनों का कंपैरिजन हो। सुने सर, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सर हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट। हेडिंग डालिए सर वेरिएबल कॉस्ट, आज हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट तक ही जा पाएंगे। सर मैंने यहाँ एक हेडिंग डाली और मैंने कहा सर ये आपके लिए बन रही है वेरिएबल कॉस्ट। देखिए मैं पहले फिर बात बोलूँ, पहले एक्सप्लेन कर दूं बाद में लिखवाऊं, बेहतर है कि पहले समझाऊं बाद में डेफिनेशन दूं, आपको बेहतर समझ आएगा। सिंपल एक काम करते हैं सर, लिख लें पहले। सर ये एक कप है, इसमें मुझे एक कप एप्पल जूस पीना है। हालत तो वैसे गले की खराब है लेकिन मुझे एप्पल जूस पीना है फर्ज करें, और फर्ज करें मैं इस एक कप में एक एप्पल यूज करता हूं, एक ही एप्पल से मेरा जूस जो है वो बन जाता है। मैं एक ही एप्पल की बात कर रहा हूं अभी, आप इसको दो एप्पल भी कह सकते हैं, एक कप जूस की बात हो रही है। और ये बात समझ में, अब जरा यहां देखिए सुनिए ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। सर सबसे पहले तो वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना तो वेरिएबल कॉस्ट में भी ये तीन चीजों का ख्याल आपको रखना है। अभी देखिए फिर बनाइएगा, मेरे साथ साथ बनाइएगा, पहले मुझे हेडिंग्स डालने दीजिए। पहले आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, आपके पास आएगा यूनिट, उसके बाद आपके पास आएगा सर, मैं यहाँ लिखता हूँ सर पर यूनिट, आपको एक यूनिट कितने का पड़ता है यानी उसकी पर यूनिट कॉस्ट। और सर लास्ट में इसके पास क्या आ जाएगा, लास्ट में इसके पास आ जाएगा इसका टोटल। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी पर यूनिट कॉस्ट होती है, आपके पास जो भी पर यूनिट कॉस्ट होती है आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। सर सबसे पहले तो सबसे पहला मसला तो ये देखें, खतरनाक बात, फिक्स कॉस्ट में डिवाइड हो रहा था या मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा चेंज है, वहां पे डिवीजन था, वहां फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट था, या आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। अब सुने कमाल की बात, सुने गौर से सुने। इस एक कप को जूस को बनाने के लिए एक एप्पल रख लेते हैं, इसमें मैं एक एप्पल डालता हूं। सर फर्ज करें मुझे वो एक एप्पल बहुत ही महंगा $10 का पड़ता नहीं होगा कभी भी, $10 का पड़ता है, या कह लो कि इस एक कप को बनाने के लिए मैं $10 खर्च करता हूं। एक ही बात हुई। सर मैंने यहां लिखा कि सर मैं एक यूनिट के लिए $10 खर्च करता हूं, मेरा एक यूनिट मुझे $10 का पड़ता है। तो अब जवाब दीजिए गौर से देखिए, अगर मेरे आउटपुट लेवल को मैं कहूं, मैं लिख देता हूं आउटपुट यूनिट्स, अगर मैं आउटपुट को कहूं कि वो 0 है, मैंने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो जाहिर सी बात है मैंने ये कब भी प्रोड्यूस नहीं किया। मैंने कोई, जब मेरी दुकान पे कस्टमर आया ही नहीं तो मैंने उसे कुछ सर्व ही नहीं किया। सर्व नहीं किया तो जवाब दीजिए 0, और पर यूनिट कॉस्ट उस वक्त मेरी क्या रहेगी 10, तब भी 10 रहेगी। लेकिन इस कप की कॉस्ट तो 10 ही है ना। हाँ मैंने उसे सर्व नहीं किया तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो गई सर मेरे लिए 0। सर क्यों, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये बात समझ में, अगर मैंने एक यूनिट बनाया तब मेरे एक कप की कॉस्ट कितनी है 10, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई सर 10। जवाब दें सर, अगर मैंने 10 यूनिट बनाए तो मेरे पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है 10, फिर इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा 100। तो सर इसका मतलब है, आपसे मैं कहूं सर, आपने मुझे कहा सर आपको पट खानी है, अरे नहीं खानी, तो जवाब दें नहीं खानी का मतलब क्या, आप मुझे जबरदस्ती खिला देंगे, नहीं ना, तो 0। लेकिन आपने कहा सर एक पट खाएंगे, मतलब हाँ चलो यार एक रख दो, सर एक 20 रुपीज़ की होती है, मतलब ले ले भाई जान छोड़, दो मिलती तो आपको कितने की होती सर वो 40। ये रेवेन्यू की बात है, लेकिन आपको उसकी कॉस्ट भी तो पड़ रही है। जब आप मुझे बेचेंगे तभी तो आपको कॉस्ट पड़ेगी, माना आप जब मुझे बेचेंगे तो रेवेन्यू भी मिलेगा, लेकिन आप जब मुझे बेचेंगे तभी तो आपको उसकी कॉस्ट भी पड़ेगी, आपने बेची नहीं तो कॉस्ट खाएगी। आ रही है बात समझ में। सर ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो आगे जाके हम और एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोडक्शन से ये क्यों रिलेटेड है। लेकिन ये बात भी तो सुने ना, वेरिएबल कॉस्ट उसी वक्त आएगी ना जब आप कुछ क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस ही नहीं किया तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0। कब, पर यूनिट में या टोटल में, टोटल में, पर यूनिट में तो वो रहेगी। अब जरा देखो कमाल, देखो कमाल, देयर इज अ मैजिक ओवर हियर। यहाँ पे है सर, ये यहाँ लिखा मैंने आगे क्या, यहाँ लिखा मैंने आगे 100, पर यूनिट में वो कितनी रही 10। जवाब दीजिए यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी उसकी 1000। यहाँ क्या लिखूंगा सर मैं आगे 1000, जवाब दीजिए यहाँ क्या आएगा 10। यहाँ क्या वैल्यू आएगी सर इसकी
1000 के बाद क्या आएगी 10,000। जवाब दीजिए यहाँ क्या आएगा आपके पास 10,000, यहाँ क्या लिखेंगे 10। अब जवाब दीजिए यहाँ क्या आएगा आपके पास 100,000। गौर से देखिए, कमाल की बात बताऊं, गौर से देखिए, अगेन वेरिएबल कॉस्ट के भी दो रिलेशनशिप निकले। अब वेरिएबल कॉस्ट को भी दो अंदाज से पढ़ सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। गौर से देखिए, गौर से देखिए इसको, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज हो रहा है नहीं, वो तो सेम है। क्या वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज हो रहा है? विद एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है इंक्रीज, विद अ डिक्रीज इन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है डिक्रीज। आ रही है बात समझ में? सर ये फिक्स कॉस्ट, जरा फिक्स कॉस्ट को जरा याद करो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स नहीं थी, फिक्स कॉस्ट किस में फिक्स थी टोटल में, और वेरिएबल कॉस्ट किस में फिक्स है पर यूनिट में। अजीब बात है ना, अजीब बात आई सामने। और रिलेशनशिप कैसा निकला, जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी क्या होती जा रही है इंक्रीज। सर अब एक डेफिनेशन लिखते हैं, अगर आपने कॉपी कर लिया तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, लिखिए सर वेरिएबल कॉस्ट, कॉपी नहीं किया कॉपी कर लो, और अब जरा यार मेरे साथ साथ कॉपी करना, पहले रुक जाओ एक मिनट, ये लोग जरा इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। आई होप से सबको बात समझ में आ रही है, राइम बात समझ आ रही है बेटा, आजाद बात समझ आ रही है। मैं हालांकि आपको फिक्स कॉस्ट में ना वो डेफिनेशन दिखवा देता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे अगली क्लास फिक्स कॉस्ट की लेनी है, तो मैं ना वो बात आपको अगली क्लास में समझाऊं। वो क्या, फिक्स कॉस्ट एंड टोटल विल रिमेन फिक्स। सुनो, फिक्स कॉस्ट एंड टोटल विल रिमेन फिक्स एट अ स्पेसिफाइड लेवल, ये भी लिखवा सकता था मैं। स्पेसिफाइड लेवल तक ही फिक्स होती है, उसे स्पेसिफाइड लेवल के बाहर निकल जाए आप तो आपको फिक्स कॉस्ट बदलनी पड़ेगी। मैंने वो वर्ड स्पेसिफाइड लेवल हटा दिया अभी, अगली क्लास में स्पेसिफाइड लेवल भी इंसर्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं स्टेप कॉस्ट पढ़ाऊंगा उसमें बदल दूंगा, अभी नहीं बदल रहा। स्पेसिफाइड लेवल तक फिक्स है ना यार, 500 की कैपेसिटी है इस बिल्डिंग की, तो इस रेंट को आप देंगे तो 500 की कैपेसिटी के लिए देंगे, ऐसा ही है। सुने भाई, अनीक ने कर लिया ना। अब सुने, अब लिखें सर वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल, इन टोटल changes, comma, with an increase in output variable cost in total will increase, comma, with decrease in output, with decrease in output variable cost in total will decrease as well. Moreover, in per unit क्या होती है, variable cost will remain constant, will remain constant, variable cost will remain constant। सर इसके दो ग्राफ बनने चाहिए, दो ग्राफ बनेंगे ना, ऐसा ही है ना, सही लिखा है ना मैंने भाई उस टाइम। वेरिएबल कॉस्ट जब आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपस में रिलेशनशिप मल्टीप्लाई का है, आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है तो बढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, डिवाइड होते तो कम करते जाते हैं, सही होता। डन। मेरे साथ साथ ही ग्राफ बनाइए, आपको मेरी बात समझ में आएगी। पहले मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ टोटल का, टोटल का ग्राफ आसान है क्योंकि आप देखो आपको बात समझ में आएगी। क्या हो रहा है टोटल में, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा आउटपुट वैसे वैसे आपकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। सर तो ये बहुत आसान ग्राफ है, आपने बहुत बहुत दफा बनाया, लिख लिया, लिख लिया, लिख रहे हैं, लिखो लिखो, कोई मसला नहीं, लिखो लिखो, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ का वो ड्रॉ कर लीजिए, कंपोनेंट एक पॉजिटिव पॉजिटिव वाला,
मैं बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ बनाइएगा ताकि गलती ना कर जाए। डन, ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ को। डन, एंड में कॉपी कर लेना, रुक जाओ क्योंकि ना थोड़ा सा टाइम रह गया है। अब सुनो सर, यहाँ देखिए सर, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और इट्स वेरी इजी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। वो मसले खत्म हो गए, अब आपने बड़ा स्पेसिफिक होकर करना है। वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, मगर वेरिएबल कॉस्ट की भी किसकी बात कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल की बात कर रहा हूं। यहां देखिए जरा गौर से, अभी भी आपका ये वाई एक्सेस ही रहेगा और ये आपका एक्स एक्सेस ही रहेगा। सर जवाब दीजिए, जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका, जवाब दीजिए, जैसे जैसे आपकी आउटपुट लेवल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी क्या होती जाएगी सर, फिर से बोलिए, बढ़ती जाएगी। पहले क्या होगी 10, फिर क्या होगी 100, फिर क्या होगी 1000, फिर क्या होगी 10,000, फिर लास्ट में क्या होगी 100,000। ऐसा ही है ना, ऐसे ही प्लॉट किया हुआ है। जवाब दीजिए, जब आप 1 पे थे तो ये कहाँ था 10, फिर आप 10 पे आए तो ये कहाँ आया 100, फिर आप आगे बढ़े तो ये कहाँ चला गया 1000, फिर आप आगे बढ़े तो ये कहाँ चला गया 10,000, फिर और आगे बढ़े तो ये कहाँ चला गया 100,000। आ रही है बात समझ में? जवाब दीजिए, गौर से देखिए, बोर्ड देखिए, क्या सब लोग जवाब दीजिए, क्या ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? तो इसका मतलब है सर ये इंक्रीज हो रहा है। मैंने लिखा सर ये क्या हो रहा है सर, ये इंक्रीज हो रहा है। इसको सर इंक्रीज होना बोलते हैं, राइट? जवाब दीजिए, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? सर अपवर्ड क्यों है, मैथमेटिकली बता रहा हूं ना सर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इसका अपवर्ड स्लोप है। जवाब दीजिए, डायरेक्टली रिलेशनशिप है या इनवर्सली रिलेशनशिप है? क्या है ये? डायरेक्ट है ना, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी, सॉरी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है सर इसका रिलेशनशिप कैसा है सर, इसका रिलेशनशिप आपके लिए या आपके सामने कैसा है सर, डायरेक्ट। सर गौर से देखें एक बात, काम की बात बताऊं, गौर से सुनिए बात को, इधर सुनो, मेरी बात सुनो। फिक्स कॉस्ट को जरा दोबारा ग्राफ को अगर गौर से देखो, फिक्स कॉस्ट के दो तरीके के ग्राफ हैं, स्ट्रेट लाइन या डाउनवर्ड। यहां देखें क्या हुआ, ये अपवर्ड हो गया, ये तो अपवर्ड हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों ग्राफ आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, नहीं मिलते ना। मैजिक ये है सर, अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया तो मैं एंड में कॉपी करा दूंगा, सही है। अभी नेक्स्ट देख लो, बस टाइम ज़रा सा ओवर हो रहा है क्लास का। अब ज़रा गौर से देखिए सर, मैं आपका एक और ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा ज़रा गौर से। हाँ मैं अभी 1 मिनट दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। पहले सर मैं इसको करा दूंगा काम, आप लोग अपने रजिस्टर में इसको कॉपी कर लीजिएगा। सुने सर, क्योंकि ना 2-3 मिनट बाकी हैं क्लास ओवर होने में। सुने सर, यहाँ देखें, गौर से देखिए सर, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, अब मैं बनाने जा रहा हूँ सर आपके पास ग्राफ, और अब आप बनाने जा रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट का, मगर क्या वेरिएबल कॉस्ट एज व्हाट, इन पर यूनिट। गौर से देखिए मेरी बात सुने सर, पर यूनिट एक अजीब बात है। पर यूनिट कह रहा है एक्स एक्सेस के ऊपर अगर 1 प्रोड्यूस करोगे, 10 प्रोड्यूस करोगे, 100 प्रोड्यूस करोगे, जवाब दो, 1000 प्रोड्यूस करोगे, 10,000 प्रोड्यूस करोगे या 1 लाख प्रोड्यूस करोगे, कितने भी प्रोड्यूस करोगे, मैं अज्यूम ये कर रहा हूं, मैं अज्यूम मार्जिनल कॉस्टिंग या कोई भी कॉस्ट बिहेवियर या कोई भी कॉस्टिंग का एलिमेंट ये अज्यूम कर रहा है कि सर मैंने नहीं हिलना अपनी जगह से। एक कप बनाओगे तो कितने का पड़ जाएगा, $10 का, ही कह रहा है ना वो। वेरिएबल कॉस्ट का पीछे स्केजुअल चेक करो, जाके टेबल देखो, टेबल में क्या लिखा है, आप किसी भी क्वांटिटी में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, $10। सर कहां पे लिखा है आपने, यहां देख लीजिए। सर मैं किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे पहुंचा, मगर जो मेरा पर यूनिट कॉस्ट है वो मेरी क्या रही सर, वो मेरी सेम रही, वो तो चेंज ही नहीं हुई। तो सर इसका मतलब है जब मैंने इसके ग्राफ पे इसको प्लॉट करने की बात की, ये मेरा ग्राफ है, जवाब दीजिए, किसी भी वक्त पे ये 10 था, तो अब जवाब दें सर 1 पे भी क्या था 10, 10 पे भी क्या आएगा 10। सर जवाब दीजिए उसके बाद 100 पे भी क्या आएगा 10। सर ये हर दफा क्या बनता जा रहा है, ये हर दफा 10 पे ही मार्क करता जा रहा है। आ रही है बात समझ में? अब मुझे जवाब दीजिए, अगर ये 10 पे ही मार्क हो रहा है तो इसका मतलब है इसकी लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है, स्ट्रेट। सर तो ये तो देखा हुआ ग्राफ है, हाँ सर ये देखा हुआ ग्राफ है। इसका भी क्या हो गया, एक्स पैरेलल टू क्या बन गया, ये पैरेलल टू कौन सा एक्सेस, पैरेलल टू एक्स एक्सेस। सर ये तो बनाया हुआ है हमने ग्राफ, कहाँ बनाया? ये फिक्स कॉस्ट का क्या है, टोटल। बेटा फिक्स कॉस्ट का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट देखने में एक जैसे होते हैं,
मेरी बात समझ में आई? फिक्स कॉस्ट का टोटल का ग्राफ और वेरिएबल कॉस्ट के पर यूनिट का ग्राफ देखने में कैसे होते हैं? एक जैसे, एक जैसे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सर इसका मतलब हो गया सर, मैं अगर यहाँ वेरिएबल कॉस्ट इन पर यूनिट की बात कर रहा हूँ सर मैं, तो क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि सर इनका आपस में देयर इज नो रिलेशनशिप? मैं कह सकता हूँ आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है सर इसका। मैं किसके रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ? नो रिलेशनशिप बिटवीन, नो रिलेशनशिप बिटवीन क्या चीज? क्वांटिटी एंड कॉस्ट। अब यहां तक काम रोकते हैं आज की क्लास। और सुनो, जाते जाते एक बात सुनो, अब तक हमने कितने ग्राफ बनाए? 4। फिक्स कॉस्ट के 2, वेरिएबल कॉस्ट के समीर 2। फिक्स कॉस्ट के 2 कैसे होते हैं? जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाती है? कम, लेकिन टोटल क्या रहता है? कांस्टेंट। लेकिन सर अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं फातिमा, तो क्या होता है? जैसे जैसे मेरे प्रोडक्शन को बढ़ाओगे वैसे वैसे मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जाएगी? ज्यादा, लेकिन मेरी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो 4 ग्राफ अगर बनाऊं तो 2 की शक्लें सेम है, फिक्स कॉस्ट इन टोटल की और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की, 2 की शक्लें सेम है। तो आपको एग्जामिनर क्या कहेगा? होशियार सुनो, एग्जामिनर आपको बोलेगा, सिर्फ आपको एमसीक्यू में बोलेगा कि लाइक फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के 4 ग्राफ होते हैं, इन दोनों में से कौन से वाले को सेम देखा जाता है? और ऑप्शन में ए बी सी डी होगा। ए में लिखा होगा फिक्स कॉस्ट एंड टोटल, फिक्स कॉस्ट एंड टोटल, फिक्स कॉस्ट एंड टोटल को कॉमा लिखा होगा, आगे लिखा होगा वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल, ये दोनों सेम नहीं होते। लिखा होगा फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉमा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यस सेम होते हैं, शक्लें सेम होती हैं उनकी, दोनों को एक ही जैसा पढ़ा जा सकता है। आ रही है बात समझ में? तो सर यहां तक काम कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में स्टेप कॉस्ट पहले पूरा रिवाइज करेंगे, फिर स्टेप कॉस्ट से स्टार्ट लेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। आ रही है ना बात समझ में? कॉस्टिंग आ जाएगी आपको समझ में। चलें जी। देखो ये तो हमारी अजम्पशन है कि हर चीज चेंज हो सकती है। हमारी अजम्पशन ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स रहनी चाहिए और टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल में रहनी चाहिए, ये हमारी अजम्पशन है। अगर ये अजम्पशन बदल दोगे सब कुछ बदल जाएगा। बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सब। अल्लाह हाफिज।